नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। आपकी एक आती है स्टैटिक पार्ट, है ना, एक आता है सीरीज स्टैटिक पार्ट। वो कितने बजे आता है? 2 बजे आता है, जिसमें हम लोग टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और ये कौन सा वीडियो है? ये वीडियो है जो कि आता है 3 बजे। और क्या इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज, है ना। ये थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था। एग्जाम जो भी है, एग्जाम की डेट नहीं आ रही थी, हम उसका वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आ जाए या कैलेंडर कुछ तो मतलब हो जाए। अब हो गया है, तो अब क्या आ रहा है? अब आ रही है ये सीरीज, आपको मिल रही है ये सीरीज। चलिए, तो आज देखते हैं। आपने देखा था ना, लेक्चर 2 में मैं अपलोड हुई थी ये वीडियो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसमें आपको साउंड बस आ रहा था और चीजें अटक गई थी। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग सेकंड है, दूसरी रिकॉर्डिंग की, है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम लोग जो भी है हमारे पठार, उसके बारे में सारे एमसीक्यूज हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम एमसीक्यूज भी कैसे चलाएंगे। हम लोग एमसीक्यूज ऐसे चलाने वाले हैं जो कि आप जैसे टॉपिक पढ़े उस लाइन से आए। तो ये आपका सीक्वेंस इसलिए खराब हो गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या आपको एमसीक्यू वैसे भी पढ़ा हुआ है ही, तो कोई लोड तो है नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या पहले हम लोग देखते हैं, शुरुआत करने से पहले क्या, कि हम लोग कौन कौन से एग्जाम्स कवर कर रहे हैं इसमें, है ना। कौन कौन से एग्जाम कवर कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले कौन कौन से, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 2 संस्थाएं जो कि एग्जाम्स कराती हैं। कौन कौन? एक एमपीपीएससी और दूसरी कौन सी? पीईबी, जिसे आप व्यापम के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या दिख रहा है। सबसे पहले हमको दिख रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, है ना। 24 अप्रैल को डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम होगा, है ना। उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, जो कि अलग से डीएसपी की पोस्ट है। किसके लिए? रेडियो के लिए। एग्जाम कौन लेगा? एमपीपीएससी ही लेगा एग्जाम, है ना। उसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, है ना, एई। और अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से व्यापम के एग्जाम देखते हैं। व्यापम पटवारी, है ना, अब बताने की जरूरत नहीं है, पटवारी सबको पता है। और क्या दिख रहा है आपको? व्यापम सब इंजीनियर। तो ये भी किसके? असिस्टेंट इंजीनियर की तरह ही क्या है, एक टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें क्या टेक्निकल आता है, और उसके अलावा जो आता है वो क्या है? वो एमपी आती है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको? उसके अलावा आपको दिख रहा है एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल, है ना, और पीईबी, जिसमें बोलने का मतलब ये कि सभी एग्जाम्स कवर होने वाले हैं इससे आपके, है ना। चलिए, अब चलते हैं किसमें? अपने एमसीक्यूज में, जो कि मैंने बता दिया है भू आकृतिक विभाजन से है, ठीक है। वैसे आप नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को तो एमसीक्यू ही है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझना है। तो कोई भी आए तो देखने से मतलब है ना। चलिए, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक प्रदेश नहीं है? क्या लिखा है? नहीं है। इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या? मध्य भारत का पठार, फिर पश्चिमी पठार, फिर सतपुड़ा और मैकाल, और फिर डी नर्मदा सोन घाटी। तो पश्चिमी पठार पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पूर्वी पठार जरूर पढ़ा है। जब हम लोग 3 भागों में बांटे थे, तो उसके बाद जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उनको ये बात समझ में आएगी। क्या किया था हम लोगों ने पहले समझने के लिए? प्राकृतिक विभाजन तीन तीन रूप से हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, पूरा सब डिवीजन हो गया था, तो कितने भागों में बढ़ गया था? 7 भागों में बढ़ गया था, है ना। तो चलिए, आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या होगा? पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार नाम की कोई चीज नहीं है। मध्य भारत का पठार आप लोगों को पता है कि है, सतपुड़ा मैकाल आपको पता है कि है, और उसके बाद नर्मदा सोन घाटी आपको पता है। ये सबसे ऊपरी भाग था मध्य भारत पठार, है ना। सतपुड़ा मैकाल कौन सा क्षेत्र था? सतपुड़ा मैकाल सबसे नीचे का था, और नर्मदा सोन घाटी जस्ट उसके ऊपर, ऐसे मध्य प्रदेश। ये मान लीजिए अगर सीमा है, तो ये रहा क्या? ये रह गई सतपुड़ा मैकाल, और फिर इसके ऊपर क्या हो गया? इसके ऊपर हो गया नर्मदा सोन घाटी। चलिए आगे चलते हैं, किसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? अब आपको पता है कि मालवा का पठार कहाँ पे है, और अगर आपने मैप फिल किया होगा, मैं बहुत बार 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 बोल रही हूँ, है ना, क्या कि जिले फिल करना है, इससे आपकी ऐसी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने मैप फिल किया होगा तो आप लोग को पता है होगा, ठीक है। तो ये अगर ये मध्य प्रदेश है, ऐसा 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 हमारा मध्य प्रदेश, ठीक,
ये ऐसे ऐसे, तो आपको पता है मालवा का पठार कहाँ पे आएगा, मालवा का पठार यहाँ का क्षेत्र आएगा, मालवा के पठार में, है ना, इतना पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया किसका हो गया, मालवा के पठार का, मतलब कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग हो गया, कहाँ का, मध्य भारत, अरे मध्य प्रदेश का कौन सा भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पठार का भाग नहीं है कौन सा जिला। अब पढ़ते हैं क्या क्या है, ए नीमच सीहोर, बी उज्जैन रतलाम, सी देवास विदिशा और डी बैतूल और नरसिंहपुर। तो क्या दिख रहा है इसमें, क्या नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी बैतूल और नरसिंहपुर, है ना, बैतूल इधर कहीं पड़ेगा थोड़ा सा और नरसिंहपुर इधर साइड पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, ये किसका हिस्सा नहीं है, मालवा के पठार का हिस्सा नहीं है। अगर आपने मैपिंग की होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है। ये भी मैंने जब आपको पठार पढ़ाया था तो मैंने बताया था, विंध्यन कगार क्यों कहा जाता है, क्यों, जहाँ पे विंध्यन पहाड़ हम लोग पढ़े थे, दो चीजें पढ़े थे, एक पर्वत पढ़े थे और एक पठार पढ़े थे, है ना। तो पर्वत आपको कौन सा पर्वत बताया था, विंध्याचल पर्वतमाला। तो जहाँ पे ये खत्म हो रहा है उसका कगार पड़ रहा है, टूट फूट पड़ रहा है, तो वहां पे ये पठार है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, सतपुड़ा का, ठीक है, उसके बाद क्या है, रीवा पन्ना, फिर क्या है, मालवा का पठार, और फिर क्या है, बुंदेलखंड। तो अगर आप समझें तो क्या होगा, मालवा का पठार तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कहाँ पे है, पश्चिम में है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो और क्या नहीं हो सकता है, और नहीं होगा सतपुड़ा, क्यों, सतपुड़ा तो पूरा इधर नीचे साइड है ना, कहाँ, जहां मध्य प्रदेश की सीमा है। तो अब क्या बचा, रीवा पन्ना और बुंदेलखंड। रीवा पन्ना भी नहीं होगा, अरे सॉरी, बुंदेलखंड भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर ये मध्य प्रदेश है आपका, अगर ये आपका ऐसे ऐसे मध्य प्रदेश है तो आपको पता है बुंदेलखंड का पार्ट बस इतना है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये आपका बुंदेलखंड है। तो अब क्या बचा, और विंध्यन पर्वत कहाँ पे होगा, ऐसे यहाँ पे बना हुआ है विंध्यन पर्वत, है ना, सतपुड़ा के ऊपर, नर्मदा सोन घाटी के ऊपर। तो कगार में कौन सा एरिया आएगा, कगार में आएगा ऑप्शन बी, कौन सा, रीवा पन्ना का पठार, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। अब क्या है इसका आंसर ना, इसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, देखते हैं क्या क्या। ऑप्शन ए क्या है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो अब मैं आपको जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बात बताया था कि इसका 2 आंसर हो सकता है, क्या क्या, पहले तो 3 हो सकता है और दूसरा क्या, 7 हो सकता है ना। पहले तो हम लोग डिवीजन किए थे कितने भागों में, 3 भागों में, है ना, उसके बाद फिर उसके सब डिवीजन्स हो गए थे, तो कितने भाग हो गए थे, 7। तो अब ऑप्शन में 7 आपको कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। कौन कौन से थे, तो इधर क्या था, सबसे मध्य उच्च प्रदेश, 3 भागों में बांटा था हम लोगों ने, क्या था यहाँ पे, मध्य उच्च प्रदेश था, मध्य उच्च, और यहाँ क्या था, बीच में क्या था, सतपुड़ा मैकाल था। ये 3 भागों में बांटा था हम लोगों में ने, जब उसका बता रही हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद क्या था, सतपुड़ा मैकाल था ये, और तीसरा क्या था, तीसरा था पूर्वी पठार। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या डिवीजन्स देखे, जैसे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा पन्ना, जितने हैं सब क्या मध्य उच्च प्रदेश में आए। सतपुड़ा मैकाल में सतपुड़ा मैकाल ही थी, और पूर्वी पठार में क्या आ गया था, पूर्वी पठार में आ गया था बघेलखंड, ठीक है। तो क्या हो गए थे, तो टोटल कैसे हो गए थे, टोटल हो गए थे 7 आपके, है ना। तो अब 7 तो है नहीं ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, 3, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना उनको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो अब क्या है, पूरा डिटेल में मैं जो पढ़ा हुआ टॉपिक है जिसका एमसीक्यू आ रहा है उसको मैं अब दोबारा तो पढ़ाऊंगी नहीं, है ना, क्या करूंगी, थोड़ा सा याद दिला दूंगी। तो जो लोग पढ़े उनको क्या, उनको याद आ जाएंगी चीजें, है ना। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जाना पाव छोटी किस क्षेत्र का भाग है। अब जाना पाव के बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा की है, इतने अच्छे से चर्चा की है ना, पहाड़ पढ़े तब, पठार पढ़े तब, फिर उसके बाद
क्या क्या जो भी नदियां वदियां भी कहाँ से जो इंपॉर्टेंट निकल रही हैं, जाना पाव से लेना देना था ही। इतने बार जाना पाव का नाम आ गया है कि अब भूलने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, सी मालवा, डी सतपुड़ा मैकाल। तो किसका क्षेत्र है जाना पाव की चोटी, किसका क्षेत्र है, सी मालवा, है ना। जाना पाव किसकी चोटी है, मालवा की चोटी है ना। अच्छा ये बताइए मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जाना पाव है क्या, मैंने बताया था नहीं जाना पाव नहीं है। क्या मैं बोल रही थी कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले जाना पाव इतनी फेमस है कि जाना पाव का नाम ही आ जाता है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फटाक से बताएं, कमेंट करें कौन सी है सबसे ऊंची चोटी मालवा की। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या थी अपनी, कौन सी थी, जाना पाव है मालवा की, ठीक है दूसरे नंबर की। पहले नंबर की कौन सी है, जल्दी से बताएं, कमेंट करें कौन सी है चोटी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार की चोटी। ठीक, कितनी ऊंचाई है सिगार की चोटी की, 881 मीटर, 881 मीटर। सिगार की चोटी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी है ना। याद आ रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी मैंने आपसे मालवा पूछा था, अब क्या आ गया, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। सिद्ध बाबा की चोटी, अब देखिए पेटी लिखा है इसमें, क्या होगा, सिद्ध बाबा की चोटी, ठीक है। फिर क्या है, जाना पाव, और तीसरा क्या है, सिगार की चोटी, और चौथा क्या है, सोहन घाटी। तो सबसे पहले आप क्या हटाओगे, अभी जाना पाव आपने हाल ही में देख लिया, इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि जाना पाव किसका हिस्सा है, तो आपको पता चल गया किसका हिस्सा है, मालवा का। तो अब इसका तो हो नहीं सकता बुंदेलखंड का। फिर मैंने आपसे उसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया, क्या कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सिगार की चोटी चोटी मैंने ऑप्शन बताया आपको। तो ये भी किसका हिस्सा हो गया, ये भी मालवा का हिस्सा हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो ये भी हट गया। सोहन घाटी या सोहन चोटी, अब ये इतना कुछ नहीं, कोई छोटी मोटी चोटी होगी, नाम तक नहीं जानते अपन ये कहाँ पे है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्ध बाबा की चोटी। तो याद रखना है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीवा पन्ना पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी। ठीक, किसकी किसकी जान गए, मालवा की जान गए, ठीक है, इसके पहले काय की जान गए, इसके पहले बुंदेलखंड की जान गए, अब किसकी बारी आ गई, रीवा पन्ना की आ गई। तो अब क्या पूछ रहा है, रीवा पन्ना की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, ए गुडविल की चोटी, बी जाना पाव, सी सिगार की चोटी, और डी क्या है, पचमढ़ी। तो क्या काटे, सबसे पहले हटा क्या देते हैं, जाना पाव कहाँ पे है, मालवा पढ़ चुके हैं। अब क्या हटा दें, अब उसके बाद हटा देते हैं पचमढ़ी। अपने सबको पता है कि पचमढ़ी रीवा पन्ना के पठार पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या हटा देते हैं, सिगार की छोटी, क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा कि ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों मालवा में है। तो बचा क्या, ऑप्शन ए है ना, गुडविल चोटी। तो रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल चोटी। और कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एक और नाम है, या हिंदी नाम जो भी बोल लीजिए, क्या नाम है इसका, सद्भावना शिखर। ये नहीं सोचना है कि अरे मैम ने तो क्या बताया था, गुडविल बताया था, यहाँ पे तो सद्भावना लिखा है, तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों नाम एक ही है क्या, या तो सद्भावना शिखर या फिर गुडविल चोटी। दोनों किसके, रीवा पन्ना के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी एक ही चीज है ना, ट्रांसलेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मालवा के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। ठीक, किसकी बात हो रही है, मालवा की पठार की। अब मैं ये बोलूं कि मालवा की पठार की मिट्टी के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब मिट्टी वाला चैप्टर पढ़े है ना, जब पठार पढ़े तब भी, जब पर्वत पढ़े तब भी। आपको मैंने बताया था कि मालवा की पठार की मिट्टी कैसे बनती है, तो किससे बनती है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से, है ना। ऐसे ज्वालामुखी है, यहाँ से क्या हो रहा है, लावा रिस रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इनके जमाव से क्या हुआ, मालवा के पठार का निर्माण हुआ, और फिर क्या हुआ, इन्हीं के टूट फूट से मिट्टी का निर्माण हुआ। तो वो वैसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, वैसी मिट्टी कौन सी होती है जो ज्वालामुखी के टूट फूट से बनती है, तो कौन सी मिट्टी होती है वैसी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक,
तो क्या होगा आंसर, मालवा के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो ऑप्शन बी, कौन सी, काली मिट्टी। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया और समझाया था, ठीक, कि किससे बन रही है, ज्वालामुखी के जो भी ये लावा निकल रही है दरारी उद्भेदन से निकल रहा है पहले, फिर क्या हो जा रहा है, फिर जम के एक पठार का निर्माण कर ले रहा है, फिर बहुत दिन में क्या हो रहा है, उस पठार का टूट फूट हो रहा है, तो क्या बन जा रही है, उससे मिट्टियां बन जा रही है, तो वैसी मिट्टी को क्या कह रहे हैं, वैसी मिट्टी को हम लोग कह रहे हैं काली मिट्टी। ठीक, चले अब किस में आए, क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हम लोग। गुडविल चोटी किस जिले में स्थित है। अभी आप लोगों ने क्या देखा ऊपर कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है, गुडविल चोटी, क्वेश्चन ये था, है ना, कि रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुडविल शिखर या फिर सद्भावना शिखर। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो गुडविल चोटी है या सद्भावना शिखर है किस जिले में आती है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी दमोह और ऑप्शन डी सतना। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी दमोह। ठीक, सही बोल रही हो ना, याद होगा आप लोगों को, है ना, पढ़ा है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। जाना पाओ चोटी की ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो अब ये कौन सा जाना पाओ, वही जाना पाओ जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ पे है ये, मालवा के पठार में है। मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन से बताया मैंने, पहली सिगार बताया मैंने, सिगार की ऊंचाई कितनी बताई, 881 मीटर बताया। तो अब अगर ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो 881 से तो कम ही होगी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 854 मीटर, 1072 मीटर, 940 मीटर और फिर क्या बचा 560 मीटर। तो अपने आप दो एलिमिनेट हो जा रहे, कौन से, 972 और 940, क्योंकि दोनों ही 881 से ज्यादा है। क्या बच रहा है, 560 और 554। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए 854 मीटर। ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना। चलिए, तो इस तरह क्या करना है, बहुत बार क्या होता है थोड़ा हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, तो क्या करना है, एलिमिनेट करने की हमेशा आदत रखनी है। अगर हम लोग को एक बार में भी क्वेश्चन आ रहा है तो बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हमेशा सोचना चाहिए कि अगर इसका आंसर नहीं है तो क्या है, ये किसका आंसर है ना। तो इससे क्या होगा, आपके बाकी के क्वेश्चन भी रेडी होंगे, है ना, कि आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में आपको क्या याद है, और भूल गए तो आप उसको पलट के पन्ना देख लिए एक बार, है ना, कि भूल रहा है इसके बारे में, है ना, और जो आंसर है वो तो है ही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ये जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये सारे आधे तो प्रीवियस ईयर है, आधे से ज्यादा 70-80% क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो व्यापम की हो चाहे वो एमपी पीएससी के क्वेश्चन हो। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। कहाँ सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है, अगर किसी की उपमा दी जा रही है कोई नाम लगा के कि सरसों उत्पादन की हांडी, मतलब क्या, वहां पे सरसों का अच्छा खासा उत्पादन होता होगा। ठीक है, तो क्या क्या है ऑप्शन, ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा और ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं। अभी आपको याद आ रहा होगा, आप लोगों ने जब पठार पढ़ा है तो आप लोगों ने इसे पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना, सब लोग क्या होता है कि पूछ रहे हैं कि मैम आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो ये चाहे एमसीक्यू क्लास की हो या फिर क्या हो स्टैटिक क्लास, जो भी आपका लग रहा है क्या टॉपिक वाइज वाली क्लास हो, तो दोनों के पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आपको, रक्षा एकेडमी के रक्षा प्ले स्टोर में जाना है सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और 51 रुपीज में 51 रुपीज का आपको एक पैक दिखेगा जिसमें क्या 36 टेस्ट मिल रहे हैं ना,
36 टेस्ट मिल रहे हैं, किसके? प्रीलिम्स के मिल रहे हैं, कितने में? 51 रुपीज में। आप अगर वो वाला पैक परचेज करते हो तो आपको क्या मिलेगा उसमें? मेरी आपको सारी क्या मिल जाएंगी? पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, जो भी आज तक मैंने पढ़ाया है, चाहे इस क्लास की बात करूं चाहे उस क्लास की बात करूं जिसमें कि आपने पूरे टॉपिक पढ़े, चाहे एमसीक्यू, तो सारे पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आपको? ये 51 रुपीज वाले पैक में मिलेंगे अगर आप ये परचेस करते हो। प्लस साथ में क्या मिलेंगे? 36 प्रीलिम्स टेस्ट, है ना। अब इतने कम में क्या 36 टेस्ट मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिलता इतना, है ना। तो आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा, है ना। नोट्स भी सारे मिल जाएंगे और क्या होगा? आपको टेस्ट देने को भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या किसकी पूछी जा रही है? मध्य प्रदेश की। तो देखते हैं, ऑप्शन ए गुहिया, ऑप्शन बी अंगारा, ऑप्शन सी धूपगढ़ और ऑप्शन डी सिद्ध बाबा की चोटी। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सी धूपगढ़। आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक पढ़ा है ना। किसकी और सबसे ऊंची, अगर पठार की बात करें तो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा मैकाल की सबसे छोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। साथ में किसकी? पूरे मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? धूपगढ़ की चोटी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग कौन सा है? ठीक, अब आप लोगों ने पूरा ऐसे, मैं पूरा सतपुड़ा मैकाल ऐसे पढ़ाई बताई थी, है ना, और उसके बाद 3 भागों में विभाजित किया था सतपुड़ा मैकाल को। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? ठीक है, पूर्वी भाग मतलब उधर वाला भाग। ठीक, तो क्या देखते हैं? सबसे पहले मैकाल की श्रेणी, महादेव की श्रेणी और राजपीपला की श्रेणी और धूपगढ़। धूपगढ़ तो क्या पता चल गया आपको, क्या कि ये छोटी है। अभी आप लोगों ने देखा कि पूछा गया था क्या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या था? धूपगढ़। अभी क्या है? ये एकदम टोटल एरिया है, तो क्या इधर क्या सबसे पश्चिम में क्या था? राजपीपला था, है ना। बीच में क्या है? मध्य में क्या था? महादेव की श्रेणी थी, ठीक। और फिर उसके बाद सबसे पूर्वी एरिया कौन था? मैकाल श्रेणी। तो क्या होगा आंसर? ठीक है, सतपुड़ा मैकाल की सबसे पूर्वी भाग का नाम क्या है? मैकाल नाम है, ठीक है, मैकाल। यहीं से क्या निकलती है? यहीं से कौन सी नदी निकलती है मैकाल से? जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं? मैकाल सूता भी कहा जाता है। मैकाल सूता बहुत बार बताई हूं, बताइए फटाफट कौन सी नदी निकलती है यहाँ से जिसके कारण उसको क्या बोला जाता है? मैकाल सूता बोला जाता है। बताइए, आंसर दीजिए फटाफट, कौन सी नदी को कहते हैं? कौन सी नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो पहले तो आपको पता है, अगर पठार पूछा जाए तो न्यूनतम वर्षा वाला पठार कौन सा है? तो मध्य भारत का पठार, ऊपर वाला एरिया मध्य प्रदेश का, है ना। और फिर आप न्यूनतम क्या पूछा है? जिला। तो अब ये तो पता चल गया मध्य भारत के पठार का जिला ही होगा क्या? न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या? ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी भिंड, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन डी श्योपुर। तो अब देखिए आपका ये वाला एलिमिनेशन तो फेल हो गया, क्यों? क्योंकि सारे के सारे किसके दे दिए? मध्य भारत के पठार के जिलों के नाम दे दिए। क्योंकि सबको पता है क्या, पूरे मध्य भारत में ही सबसे कम वर्षा होती है, तो उसी पठार का ही कोई ना कोई जिला आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा है ऑप्शन बी भिंड। कितनी वर्षा होती है यहाँ पे? फटाफट बताएं टाइप करके कि भिंड सबसे न्यूनतम, सबसे कम वर्षा वाला जिला है, लेकिन भिंड में कितनी वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? फटाफट बताइए। मैंने बताया हुआ था, सिर्फ ये नहीं बताया था कि न्यूनतम सब वर्षा कहाँ होती है मध्य भारत के पठार में, ना केवल ये बताया था कि न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है भिंड में, ये भी बताया था मैंने क्या, कि न्यूनतम वर्षा कितनी होती है। तो कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है ना। भिंड में न्यूनतम वर्षा होती है कितनी? 55 सेंटीमीटर लगभग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, किसमें? क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं
कौन सी नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं? ऑप्शन ए नर्मदा को, ऑप्शन बी चंबल को, ऑप्शन सी बेतवा को, ऑप्शन डी शिप्रा को। कौन सी नदी को कहते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा? आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए। नदियां पढ़ा तब भी पढ़ा, पठार पढ़ा तब भी पढ़ा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेतवा नदी, है ना। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। आप लोगों को पता है ना, किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या। अन्न की पेटी कहा जाता है, अन्न की पेटी कौन से पठार को कहा जाता है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार और ऑप्शन डी नर्मदा सोन घाटी। तो अन्न की पेटी किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी क्षेत्र दोआब क्षेत्र है, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र रहेगा, वहां पे क्या, वहां की मिट्टी भी बहुत अच्छी रहती है ना। आप लोग को पता है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो वाली। और फिर क्या, वहां पे सिंचाई की सुविधा भी अच्छी होगी, तो वहां पे क्या होगा, अन्न का उत्पादन अच्छा खासा होगा। तो मैं मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति कहाँ पे बन रही है? मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नर्मदा सोन घाटी में बन रही है। तो अन्न की पेटी किसे बोलेंगे? क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा सोन घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना कौन सी है? ठीक, तो भौगोलिक संरचना मतलब क्या? वही किसकी बात हो रही है? पठारों की ही बात हो रही है। ऑप्शन ए नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी रीवा पन्ना और ऑप्शन डी क्या है? बुंदेलखंड। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना कौन सी है? ऑप्शन बी, क्या? मालवा का पठार। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई है, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने को तो आंसर समझना है बस। ठीक है, कहाँ थे ये? मालवा का पठार। मालवा का पठार कितना परसेंट है? मैंने बताया था क्या, सबसे बड़ा है। और कितने परसेंट में फैला है? मध्य प्रदेश के कितने परसेंट भाग पे मालवा का पठार है? मैंने बताया, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, कितने परसेंट भाग पे मालवा का पठार है? दूसरे नंबर पे कौन से बताया था? नर्मदा सोन घाटी, वो कितना था? 26% था। तो ये कितना होगा? नर्मदा सोन घाटी से तो ज्यादा ही होगा। जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कितना है उसका? 28% मालवा के पठार का, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए चचई, ऑप्शन बी केवटी, ऑप्शन सी बहुटी और ऑप्शन डी पूर्वा। मैं बोली हूँ आपको, बहुत लोग बहुत चीज बताएंगे, बहुत सारी किताब में बहुत चीज आएगा कि नया डेटा आ गया, फलाना ढिमकाना। आपको क्या देखना है कि डेटा कहाँ पे है। नहीं है तो हम वही आंसर मानेंगे जो अभी तक मानते आ रहे हैं। कौन सा? ऑप्शन ए चचाई। कितनी ऊंचाई चचाई की? बहुत बार बताया मैंने अपने क्लासेस में, नदियों में, पठार में, पर्वत में, जो जहां जहां भी पड़ा, वाटरफॉल अलग से सब में बताया। कितनी ऊंचाई चचाई की? 130 मीटर। ठीक है। 19, कौन से पठार को गेहूं की ढलिया भी कहा जाता है? मतलब ऐसा पठार होगा जहां पे गेहूं का अच्छा खासा उत्पादन हो रहा होगा, इसीलिए उसको गेहूं की डलिया बोलेंगे ना। तो क्या क्या ऑप्शन हो गया? मध्य भारत का पठार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार और ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार। तो आंसर क्या होगा इसका? किसको बोलते हैं गेहूं की डलिया? ऑप्शन सी मालवा के पठार को क्या बोला जाता है? मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि क्या है? आखिरी क्वेश्चन है आज का। ध्वजारी चोटी स्थित है कहाँ? ऑप्शन ए रीवा पन्ना, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी बुंदेलखंड और ऑप्शन डी मालवा। ध्वजारी चोटी, मैंने आपको जब पढ़ाया था पठार तो मैंने बताया था कि मालवा के पठार की प्रमुख सबसे ऊंची चोटी बताई थी, है ना। कौन सी? सिगार की चोटी। फिर एक कौन सी? जाना पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोली थी तीसरी एक और है, नाम याद रखिएगा, क्या क्वेश्चन आता है जिससे। वो क्या थी तीसरी चोटी? तीसरी चोटी कौन सी थी? ध्वजारी की
चोटी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मालवा का पठार। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे उस एमसीक्यू के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू के क्लास में। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, कि हाँ जो बोल रहे हैं कि सभी एमपी एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वो कंटेंट मिल रहा है आपको, है ना, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाती है चीजें, किसी और से पूछने की आपको जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाती हैं चीजें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें और ऐसे ही देखते रहें, है ना, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।